हेलो फ्रेंड्स, सब सबका वर्ल्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग एलईडी जो टीवी होता है उसमें किस प्रकार से मॉड्यूल का प्रयोग करते हैं। एलईडी टीवी के पावर सप्लाई में एसएमपीएस जो पावर सप्लाई होता है उसमें किस प्रकार से मॉड्यूल का हम लोग बहुत ही ईजी वे में प्रयोग करते हैं, उसके बारे में आज जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किसी भी एसएमपीएस पावर सप्लाई होता है, वो एलईडी टीवी का हो चाहे सीआरटी टीवी का हो, किसी भी जो पावर सप्लाई होते हैं उसमें किस प्रकार से मॉड्यूल का प्रयोग करते हैं और किन परिस्थितियों में करते हैं और कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से जो है मॉड्यूल जो है आपका लगाने के बाद भी काम नहीं करते हैं, तो उसके बारे में भी आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही ईजी वे में आप जो है मॉड्यूल किस प्रकार से किसी भी पावर सप्लाई में प्रयोग करेंगे उसके बारे में जान पाएंगे। तो देखिए कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है और सर्किट डायग्राम के माध्यम से और साथ ही साथ है इस जो आप देख रहे हैं कि पीसीबी जो बना हुआ है इसके माध्यम से हम लोग जो है किस प्रकार से इस प्रकार का मॉड्यूल जो है प्रयोग में लाएंगे उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं कि कहाँ और किन परिस्थितियों में मॉड्यूल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, किसी भी पावर सप्लाई को उसके बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 होता है एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज, जो कि 220 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज, जो कि फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का काम करता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी निर्माण करने का काम करता है। और तीसरा जो स्टेज होता है वो होता है फीडबैक स्टेज, जो कि क्या होता है कि जो एसएम ट्रांसफार्मर होता है उस एसएम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से विभिन्न मान के वोल्ट आउट होते हैं। विभिन्न मान के वोल्ट तभी आउट होते हैं जब एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज से 300 वोल्ट की डीसी सप्लाई देते हैं और फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज से फ्रीक्वेंसी देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी निर्माण करने का काम करता है और फ्रीक्वेंसी निर्माण होने के बाद फ्रीक्वेंसी जब इसमें बनता है तो बनने के बाद में एम्पलीफाई होते हुए वही फ्रीक्वेंसी देखिएगा कि एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के एक सिरे को फ्रीक्वेंसी देते हैं और दूसरे सिरे को एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज से डीसी वोल्ट देते हैं। तो एसएम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से विभिन्न मान के वोल्ट आउट होते हैं, निकलते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का एसएमपीएस पावर सप्लाई हो, चाहे वो एलईडी टीवी का हो, चाहे सीआरटी टीवी का हो। तो पावर सप्लाई के सेकेंडरी से वोल्ट तभी आउट होगा जब एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज से आने वाला 300 वोल्ट सही हो और फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स के द्वारा निर्माण किया गया फ्रीक्वेंसी यानी कि सिग्नल जो है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को प्राप्त हो। तो उस स्थिति में ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से वोल्ट आउट होता है और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से निकलने वाला वोल्ट अगर सही मान का नहीं निकले, अगर वोल्टेज सही जितना चाहिए उतना नहीं निकले, वोल्ट जो है कम या ज़्यादा निकले, तो इसकी सूचना जो है क्या होता है कि फीडबैक स्टेज को देते हैं। फीडबैक स्टेज में क्या होता है कि अगर जो है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से वोल्ट ज़्यादा या कम निकलता है तो इसकी सूचना फीडबैक स्टेज को देते हैं। फीडबैक स्टेज जाकर के उसकी सूचना जो है फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज को देता है और फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज यहाँ की फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को बदल करके जो फ्रीक्वेंसी जो यहाँ दिया जाता है उसके मान को चेंज करके और यहाँ के वोल्ट को जो है फिक्स करने का काम करता है। तो किसी भी पावर सप्लाई में क्या होता है कि जो एसएमपीएस जो पावर सप्लाई होता है उसमें 220 वोल्ट एसी सबसे पहले देते हैं। तो 220 वोल्ट देते हैं, एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज बिल्कुल सही है कि नहीं है इसकी जांच आप मात्र 1 मिनट में कर सकते हैं। इसकी जांच कैसे करेंगे कि अगर जो सबसे बड़ा जो फिल्टर कैपेसिटर जो लगा होता है तो वो जो आपका जो लगा होता है जो कि पावर जो आपका जो किट होगा, जो बोर्ड होगा, वह उसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा जो कैपेसिटर होता है उसी को फिल्टर कैपेसिटर माना जाता है। तो जो फिल्टर कैपेसिटर होता है उसमें आप देखेंगे कि 2 लेग होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो फिल्टर कैपेसिटर है कि निगेटिव और पॉजिटिव सिरे पर अगर वोल्ट प्राप्त हो जाए, वोल्ट मिले, कितना वोल्ट, तो लगभग 300 वोल्ट। ये 300 वोल्ट कहाँ से आता है तो एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज से 300 वोल्ट दिया जाता है। अगर 300 वोल्ट अगर मिल जाए फिल्टर कैपेसिटर पर तो ये मानेंगे कि हमारा एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज बिल्कुल सही है, यानी कि काम कर रहा है। कब? जब सबसे बड़ा जो पूरे बोर्ड में इस प्रकार का जो बोर्ड होगा, एलईडी टीवी का हो या किसी भी प्रकार के पावर सप्लाई में जो आपका जो सबसे बड़ा जो कैपेसिटर लगा होता है वही फिल्टर कैपेसिटर होता है। पूरे बोर्ड में, पूरे किट में सबसे बड़ा लगा हुआ कैपेसिटर को फिल्टर कैपेसिटर मानते हैं। और उस कैपेसिटर पर अगर जो है निगेटिव और पॉजिटिव 2 टर्मिनल होते हैं, 2 सिरे होते हैं और उस पर अगर वोल्टेज मिले तो ये मानेंगे कि हमारा जो है एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज बिल्कुल सही है। और अगर यहाँ पर वोल्ट नहीं मिले तो उस परिस्थिति में यह माना जाएगा कि एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज में खराबी है। और अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर वोल्टेज प्राप्त नहीं हो तो उस स्थिति में आप मॉड्यूल लगाते रह जाइएगा और आपका जो है मॉड्यूल काम नहीं करेगा। इस प्रकार का जो मॉड्यूल हम लोग प्रयोग में लाएंगे पावर सप्लाई में तो तभी मॉड्यूल काम करता है जब फिल्टर कैपेसिटर पर आपको लगभग 300 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो। तो 300 वोल्ट अगर नहीं मिले तो उस परिस्थिति में खराबी कहाँ की होगी, कैसे समझेंगे खराबी कहाँ की होगी। तो 300 वोल्ट नहीं मिलने का कई कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज में लगे हुए कोई भी पार्ट्स अगर खराब हो जाएंगे तो उस परिस्थिति में यहाँ पर 300 वोल्ट प्राप्त नहीं होगा। या ऐसा भी होता है
कि यहाँ का 300 वोल्ट ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज में भी जाता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज का कोई पार्ट शॉर्ट कर जाएगा, मुख्य रूप से मॉसफेट लगा होता है या पावर ट्रांजिस्टर लगा होता है या STR लगा हो, अगर वो शॉर्ट हो जाए तो उस स्थिति में यहाँ का 300 वोल्ट जो है गायब हो सकता है। तो यहाँ पर अगर 300 वोल्ट नहीं मिले तो या तो फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज की खराबी होगी या आपको AC to DC कन्वर्टर स्टेज की खराबी होगी। तो कैसे समझेंगे कि खराबी किधर की है? क्योंकि जब तक यहाँ पर 450 वोल्ट का जो कैपेसिटर लगा होगा, जो सबसे बड़ा कैपेसिटर होगा, उसके अगर दोनों टर्मिनल पर 300 वोल्ट आपको प्राप्त नहीं होगी तो उस स्थिति में आपको मॉड्यूल अगर आप कितना भी लगा लीजिए, कितना भी मॉड्यूल बदलते रह जाइएगा, आपका पावर सप्लाई काम नहीं करेगा। पावर सप्लाई के सेकेंडरी से जो एसएम ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी से जो वोल्ट निकलना चाहिए वो वोल्ट आउट नहीं होगा। और एक और विशेष बात ये भी ध्यान दिया जाता है कि सेकेंडरी से जो वोल्ट आउट होता है, अगर सेकेंडरी साइड में अगर शॉर्टिंग होगी तो उस स्थिति में भी मॉड्यूल जो है आप लगाइएगा तो वोल्ट तो निकलेगा, लेकिन जो है शॉर्ट होने के बाद में जो है वहाँ का वोल्ट जो है जाकर के ड्रॉप हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि जो है वोल्ट आउट ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ इधर जो है सेकेंडरी में शॉर्टिंग की भी जांच हम लोग करते हैं। कैसे जांच करेंगे? तो शॉर्टिंग की जांच करने के लिए मल्टीमीटर ले लेंगे और मल्टीमीटर को बीप के रेंज में फिट कर देंगे, कंटिन्यूटी के रेंज में फिट करके, और हमको कहाँ चेक करना होता है तो सेकेंडरी साइड में देखिएगा कि जो वोल्ट आउट होता है उस वोल्ट में आप देखिएगा कि जहाँ से वोल्ट आउट होता है वहाँ पर फिल्टर करने के कैपेसिटर लगा होता है। तो कैपेसिटर के नेगेटिव और पॉजिटिव पर मल्टीमीटर के दोनों तार को रखेंगे और रखने पर परमानेंट बीप की आवाज़ नहीं देनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ दे तो ये मानेंगे कि सेकेंडरी साइड की तरफ शॉर्टिंग है। लेकिन आमतौर पर जो है खराबी जो होती है वो आपको हॉट एरिया में होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के विभाग को हॉट एरिया मानते हैं। कहाँ से कहाँ तक विभाग को? तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से इधर वाले भाग को हॉट एरिया मानते हैं, और जबकि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाले भाग को कोल्ड एरिया मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस एरिया को काम करने के लिए 300 वोल्ट की सप्लाई देती है, इसलिए इसको हॉट एरिया मानते हैं। इसको छूने पर आपको जो है इसमें जो है डेंजर जो है समझिए कि डेंजर एरिया है, इसको छूने पर आपको करंट मार सकता है, इसलिए इसको हॉट एरिया मानते हैं। तो पावर सप्लाई में लगभग 80% खराबी आपको हॉट एरिया में ही होती है। तो इसमें कैसे समझेंगे कौन हॉट एरिया है? तो हॉट एरिया की पहचान करना बहुत ही आसान होता है कि आप देखिएगा कि सबसे बड़ा कैपेसिटर हॉट एरिया में ही लगा होता है। सबसे बड़ा कैपेसिटर, पूरे किट में लगने वाला सबसे बड़ा कैपेसिटर को फिल्टर कैपेसिटर मानते हैं। और इस एरिया को देखिएगा कि यहाँ से लेकर ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है अंडरलाइन किया हुआ है। और इस प्रकार का एरिया को जो है अंडरलाइन इसलिए किया जाता है ताकि आप जो है रिपेयरिंग करते समय विशेष इसमें सावधानी बरतें। ये जो है डेंजर एरिया है। इधर से प्लेट करके जब चेक देखते हैं देखिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका क्या है, तो ये जो है एरिया को अंडरलाइन किया गया है। और चूंकि इधर सबसे बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है तो ये हॉट एरिया हो गया। तो हॉट एरिया में ही हम लोग मॉड्यूल का प्रयोग करते हैं। हॉट एरिया में ही मॉड्यूल का प्रयोग किया जाता है, कोल्ड एरिया में मॉड्यूल का प्रयोग नहीं करते हैं। कब करते हैं मॉड्यूल का प्रयोग? तो अभी समझे हम लोग कि अगर आपका सेकेंडरी साइड से विभिन्न मान का वोल्ट अगर आउट नहीं हो तो ये मानेंगे कि खराबी पावर सप्लाई में है। तो पावर सप्लाई में हम लोग जानेंगे कि 300 वोल्ट अगर मिल जाए यहाँ पर तो ये मानिएगा कि ये इधर का विभाग सही है। और ये भी साथ ही साथ अगर मिले 300 वोल्ट, और तब ये देखेंगे कि क्या सेकेंडरी से विभिन्न मान का वोल्ट आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 300 वोल्ट अगर मिलता है यहाँ पर तो ये मानेंगे कि हमारा AC to DC कन्वर्टर स्टेज सही है। अब फिर भी इधर से वोल्ट नहीं निकले तो ये मानेंगे कि फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज में खराबी है। फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज में लगे हुए कोई कंपोनेंट जो है आपका खराब हो जाएंगे, शॉर्ट कर जाएंगे। तो उस स्थिति में यहाँ से 12 वोल्ट 18 वोल्ट या विभिन्न मान का जितना भी वोल्ट निकलना चाहिए वो निकलना जो है बंद हो जाता है। निकलना जो है जो निकलना चाहिए वो वोल्ट नहीं निकलना बंद हो जाएगा। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग समझे थे कि यहाँ पर अगर 300 वोल्ट अगर नहीं मिलने का 2 कारण हो सकता है। पहला कारण ये होगा कि अगर AC to DC कन्वर्टर स्टेज में खराबी हो जाएगी तो 300 वोल्ट आउट नहीं होगा, यहाँ पर 300 वोल्ट नहीं मिलेगा। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर जो है क्योंकि यही 300 वोल्ट ऐसे होते हुए ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से होते हुए फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज में जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज से इसको फ्रीक्वेंसी देते हैं, सिग्नल देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज में कोई कंपोनेंट खराब हो जाएगा तो भी जो है आपको यहाँ का 300 वोल्ट गायब हो सकता है। तो सबसे पहले नंबर 1 में हमको यहाँ जो है 300 वोल्ट हर स्थिति में लाना होगा, क्योंकि जब तक यहाँ पर 300 वोल्ट आपको प्राप्त नहीं होगी तो उस स्थिति में मॉड्यूल लगाते रह जाइएगा, मॉड्यूल काम नहीं करेगा। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव 300 वोल्ट लगभग मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो 300 वोल्ट का लाइन है, यह लाइन ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज में जाता है।
प्राइमरी के साइड में 4 टर्मिनल निकले होंगे। ये हॉट एरिया की तरफ आप देखिएगा कि एसएम ट्रांसफार्मर से सिरे से एसएम ट्रांसफार्मर से 4 टर्मिनल निकले होंगे। यहाँ देखेंगे 1 टर्मिनल है, फिर यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 एसएम ट्रांसफार्मर से 4 टर्मिनल निकले होते हैं। आमतौर पर जितने भी आपका एसएमपीएस पावर सप्लाई होंगे तो हॉट एरिया में आमतौर पर 4 टर्मिनल निकले होते हैं। इसके अलावा भी कुछ टर्मिनल निकले हो सकते हैं, लेकिन वो एनसी होते हैं, खाली होते हैं, उनका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 टर्मिनल निकले हुए हैं। तो इसमें कैसे समझेंगे ये 4 टर्मिनल में कि कौन सा टर्मिनल है वोल्टेज के लिए है। तो ये पहचानना बहुत ही आसान है कि वह टर्मिनल जो मेन फिल्टर कैपेसिटर से जुड़ा हो तो वो समझिए कि वह टर्मिनल जो होगा वो वोल्टेज के लिए होता है। जहाँ पर 300 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, एसएम ट्रांसफार्मर तभी काम करता है जब उसके जो है एक टर्मिनल को 300 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और दूसरे सिरे को फ्रीक्वेंसी देते हैं। तो पहले एसएम ट्रांसफार्मर के एक सिरा को यह चेक करते हैं कि क्या वह जो है हमारा जो है मेन फिल्टर कैपेसिटर से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर हमको जो है 300 वोल्ट मिलना ही चाहिए। जब तक अगर 300 वोल्ट नहीं देंगे तो मॉड्यूल लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर 300 वोल्ट अगर नहीं मिले तो आपकी इधर भी खराबी हो सकती है, इधर भी खराबी हो सकती है। तो ये इसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये 300 वोल्ट का लाइन को काट देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। जो वोल्ट जो इसमें जाना चाहिए इस ट्रांसफार्मर में डिस्कनेक्ट कर देंगे। अगर डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर 300 वोल्ट मिलने लगे तो ये मानेंगे कि खराबी इधर की है। और डिस्कनेक्ट करने के बाद भी 300 वोल्ट नहीं मिले तो खराबी इधर की होगी। लेकिन ध्यान ये देना है कि 300 वोल्ट अगर नहीं मिलता है तो उसका जो है अगर इधर का कोई पुर्जा जो अगर शॉर्ट कर जाएगा तो उस स्थिति में यहाँ का फ्यूज उड़ जाता है। तो आप डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा तो भी यहाँ पर वोल्ट प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर इसको डिस्कनेक्ट किए, क्यों डिस्कनेक्ट करते हैं? क्योंकि 300 वोल्ट अगर मान लीजिए इधर कोई शॉर्टिंग होगी तो उस स्थिति में यह 300 वोल्ट जाकर के इधर जाकर के ड्रॉप कर जाएगा, वोल्टेज समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको 300 वोल्ट मिलना चाहिए और 300 वोल्ट नहीं मिले तो इसके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देंगे। और डिस्कनेक्ट करने के बाद भी यहाँ पर वोल्ट नहीं मिले तो इधर की खराबी होगी। इसमें हम लोग चेक करेंगे। क्या चेक करते हैं? तो 220 वोल्ट की सप्लाई यहाँ देते हैं। 220 वोल्ट की सप्लाई एक फ्यूज के द्वारा ऐसे होते हुए एनटीसी से होते हुए एक लाइन ट्रांसफार्मर से होते हुए 2 डायोड पर चले जाते हैं। और दूसरा 220 वोल्ट की सप्लाई दूसरे तार के द्वारा सप्लाई ऐसे होते हुए लाइन ट्रांसफार्मर के द्वारा 2 डायोड पर चले जाते हैं। डायोड लगे हुए हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए। फ्यूज लगा हुआ है कि अगर वोल्टेज आवश्यकता से अधिक आता है तो फ्यूज कट जाएगा, फ्यूज ओपन हो जाएगा। VDR का प्रयोग जो है दोनों लाइन में किया गया है। एक जो है न्यूट्रल और एक फेज के बीच में जो है VDR का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर VDR जो है वोल्टेज डिपेंडिंग रेजिस्टेंस होता है जो कि आवश्यकता से अधिक वोल्ट की स्थिति में शॉर्ट कर जाता है और शॉर्ट हो जाने की स्थिति में इधर वोल्टेज जाना बंद कर देगा। यहाँ पर फ्यूज को जो है आपको क्या कर देता है, उड़ाने का काम करता है, फ्यूज को ओपन करने का काम करता है। कब? जब वोल्टेज आवश्यकता से अधिक आए तो उस स्थिति में जो है VDR शॉर्ट होकर के फ्यूज को उड़ा देता है, जिसके वजह से जो है इधर वोल्टेज जाना बंद हो जाता है। और जब वोल्टेज नहीं जाएगा तो पावर सप्लाई को काम नहीं करेगा और यही वोल्ट एनटीसी से होते हुए लाइन ट्रांसफार्मर को जाता है। तो इस किट में देखेंगे हम लोग, इस किट में यहाँ पर देखेंगे कि 220 वोल्ट देने के लिए 2 टर्मिनल बने हुए हैं। यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और जो 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर एक लाल रंग का फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज से 220 वोल्ट की सप्लाई पास करते हुए यहाँ पर एक एनटीसी लगा हुआ है। एनटीसी से होते हुए यही सप्लाई यह लाइन ट्रांसफार्मर में जाता है। यही लाइन ट्रांसफार्मर जो भी हम लोग समझे, ये लाइन ट्रांसफार्मर से होते हुए यही सप्लाई जो है एसी को डीसी में बदलने के लिए यहाँ पर 4 डायोड जो है लगाए गए हैं, जहाँ पर सप्लाई जो है देते हैं, जो कि यहाँ पर 4 डायोड है। ये चारों डायोड मिल करके एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कन्वर्ट जब सप्लाई जब हो जाता है तो इसी सप्लाई को ले करके हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से निकलने वाला जो है, देखिएगा कि 2 डायोड का इधर जो है आपका रंग का धारी होता है। तो जिधर रंग का धारी हो उसको हम लोग क्या मानते हैं, तो ये पॉजिटिव लाइन मानेंगे, और जिधर रंग की धारी नहीं हो उसको निगेटिव लाइन मानेंगे। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर 2 डायोड के कैथोड जुड़े होते हैं और यहाँ पर 2 डायोड के एनोड जुड़े होते हैं। डायोड से यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई आउट होकर के कैपेसिटर को चला जाता है फिल्टर होने के लिए, और जबकि ये डायोड के द्वारा, ये 2 डायोड के द्वारा निगेटिव सप्लाई चला जाता है लंबी एवं चौड़ी पट्टी में। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर 300 वोल्ट नहीं मिले, इस लाइन को काटने के बाद भी नहीं मिले, तो खराबी आपको एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज की होगी। मुख्य रूप से खराबी होती है VDR की, फ्यूज की, या आपको चारों डायोड में से किसी डायोड की। डायोड अगर खराब हो जाएंगे तो बार बार आपका फ्यूज उड़ जाएगा। VDR खराब होगा तो बार बार फ्यूज उड़ जाएगा। तो फ्यूज अगर उड़े तो VDR खराब हो सकता है, आपका यहाँ पर लगे हुए चारों डायोड में से कोई डायोड खराब हो सकता है। फिल्टर कंडेंसर जो यहाँ पर लगा हुआ है, फिल्टर कैपेसिटर जो लगा हुआ है भी अगर शॉर्ट कर जाएगा, शॉर्ट होने का मतलब है कि इसके नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अगर आप अंदर ही अंदर सट जाएंगे तो उस स्थिति में भी आपका फ्यूज बार बार उड़ता है। और अगर ये जो है सेकेंडरी की तरफ जाने वाला सप्लाई, प्राइमरी में से जाने वाला सप्लाई ऐसे होते हुए यहाँ फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज में जाता है,
तो अगर इस लाइन में अगर शॉर्टिंग होगी तो भी आपका फ्यूज बार बार उड़ेगा। तो अगर इस लाइन को काट देने पर यहाँ पर 300 वोल्ट मिलने लगे तो ये मानेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक विभाग हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा पर अगर 300 वोल्ट मिल जाए तो ये मानेंगे कि यहाँ तक विभाग सही है। और यही वोल्ट ऐसे होते हुए आपको फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज में मिलना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज का काम क्या है कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी देने का काम करता है। ये भी शॉर्ट कर जाएगा, इसके अंदर लगा हुआ मॉसफेट होता है या एसटीआर होता है, अगर ये शॉर्ट कर जाएगा तो उस स्थिति में यहाँ पर वोल्टेज जैसे सिग्नल जाना बंद हो जाएगा। जब सिग्नल नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक सिरे को ट्रांसफार्मर के सेम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के एक सिरे को वोल्टेज देते हैं, दूसरे सिरे को सिग्नल देते हैं, तो विभिन्न मान का वोल्ट आउट होता है। अब वोल्टेज अगर कम आउट होता है या ज़्यादा होता है तो ये वोल्ट जो है आपको फीडबैक स्टेज से होते हुए फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज को दिया जाता है, और फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज अपने काम को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल होकर के यही जो है फिर जो है आपका अगर मान लीजिए कि यहाँ से वोल्टेज ज़्यादा निकला या कम निकला, इसकी सूचना ऐसे होते हुए फीडबैक से होते हुए फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज को जाता है, और उसी अनुसार से फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का काम करता है। नियम यह है कि अगर यहाँ वोल्टेज कम हो जाए तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के मान को बढ़ा दिया जाता है, ताकि यहाँ से हमेशा फिक्स 12 वोल्ट और 18 वोल्ट निकले। अगर वोल्टेज यहाँ बढ़ जाए तो फ्रीक्वेंसी के मान को घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर वोल्टेज यहाँ बढ़ जाता है तो फ्रीक्वेंसी के मान को घटा दिया जाता है, अगर वोल्टेज यहाँ घट जाता है तो फ्रीक्वेंसी के मान को बढ़ा दिया जाता है, और इस प्रकार से फिक्स यहाँ से वोल्ट आपको आउट किया जाता है। और अगर वोल्ट अगर गड़बड़ निकलता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन फीडबैक से होते हुए फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज को जाता है। फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज अपने काम को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करके यहाँ पर जो है आपको वोल्टेज जो है फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया जाता है, और इस प्रकार से वोल्टेज निकलना शुरू हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे क्या कि मॉड्यूल के बारे में अब हम लोग विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर अगर इस किट में अगर ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पर अगर वोल्टेज मिल जाए लगभग 300 वोल्ट, तो ये मानेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक विभाग बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर लगा हुआ फ्यूज, यहाँ पर लगा हुआ एनटीसी, यहाँ पर लगा हुआ लाइन ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर लगे हुए चारों डायोड सही है अगर वोल्टेज मिले तब। और जब तक यहाँ पर वोल्ट आपको प्राप्त नहीं होगी तब तक ये समझिए कि मॉड्यूल जो आप लगाएंगे तो वो काम जो है नहीं करेगा। इस प्रकार से यहाँ तक समझे। अब हमको आगे क्या जानना है कि फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज किसी भी एसएमपीएस पावर सप्लाई में लगा होता है, क्योंकि एसएमपीएस पावर सप्लाई तभी काम करता है, एसएम ट्रांसफार्मर तभी काम करता है जब उसके एक सिरे को वोल्टेज देते हैं, दूसरे सिरे को फ्रीक्वेंसी देते हैं। अगर वोल्टेज दे देंगे फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे तो यहाँ से वोल्टेज निकलना बंद हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं देंगे तब तक वोल्टेज यहाँ से आउट नहीं होगा। वोल्टेज केवल दे देने से यहाँ से वोल्ट नहीं, क्योंकि ये डीसी वोल्ट है, तो यहाँ से आपका वोल्ट तभी आउट होगा जब फ्रीक्वेंसी देंगे। तो मॉड्यूल एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज होता है जो कि फ्रीक्वेंसी बना करके और यहां देने का काम करता है। इसका प्रयोग कहां करते हैं तो फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज के लिए करते हैं। वैसा पावर सप्लाई, ऐसा एसएमपीएस पावर सप्लाई जिसका फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज खराब हो गया हो, डिफेक्टिव हो गया हो, उसमें लगे हुए कंपोनेंट मार्केट में मिल नहीं रहे हों, तो वहां हम लोग जो है मॉड्यूल का प्रयोग करते हैं। फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज कैसे काम करता है उसके बारे में आप जब इसको समझेंगे तो मॉड्यूल भी बहुत ही इजीली आप समझ पाएंगे कि फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज कैसे काम करता है। जब इसको समझ जाएंगे तो मॉड्यूल भी समझ जाएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर कुछ समय दिया जाए तो वो आपको जो है काफ़ी फायदेमंद होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज कैसे काम करता है इसको बहुत ही इजी वे में आप जो है अब समझ पाएंगे। देखिए कैसे काम करता है। ये तो समझ गए कि यहाँ पर 300 वोल्ट मिल जाए, 250 से 300 वोल्ट यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर 300 वोल्ट मिल जाए तो ये मानेंगे कि फ्रीक्वेंसी AC टू DC कन्वर्टर स्टेज बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी यहाँ से 18 वोल्ट 12 वोल्ट आउट नहीं हो तो उस स्थिति में मुख्य रूप से खराबी फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज की होगी। फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज में फ्रीक्वेंसी का निर्माण होता है, निर्माण होने के बाद चला जाता है एक मॉसफेट में, या अगर मॉसफेट नहीं लगा होगा तो यहाँ पर पावर के रूप में ट्रांजिस्टर लगा होगा, अगर ट्रांजिस्टर नहीं लगा तो STR लगा होगा, तो यहाँ पर STR लगा हो सकता है, मॉसफेट लगा हो सकता है, या जो है आपको पावर ट्रांजिस्टर लगा हो सकता है, और इसके द्वारा एम्पलीफाई होता है, फ्रीक्वेंसी बनता है फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज में, और निकलने के बाद जो है आपको मॉसफेट को चला जाता है। मॉसफेट के बाद मॉसफेट नहीं लगा होगा तो ट्रांजिस्टर लगा होगा, ट्रांजिस्टर नहीं लगा होगा तो STR लगा होगा, और एम्पलीफाई होकर के वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देते हैं। अब फ्रीक्वेंसी जब देंगे तो इधर से वोल्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए ही मॉड्यूल में देखेंगे कि यहाँ पर STR लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मॉसफेट लगा है। अगर मान लीजिए कि इसमें फॉल्ट, ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज खराब हो गया
तो इस प्रकार का आपका मॉसफेट लगा होता है पावर सप्लाई में, जो कि इसमें देखिएगा कि इस प्लेट में आप देखेंगे कि इस प्लेट में यहाँ पर जो है लगाया जाता है, यहाँ जो है लगा होता है क्या चीज़, तो वो मॉसफेट यहाँ लगा होता है। मॉसफेट में 3 लेग होते हैं, एक यहाँ होता है गेट, यहाँ पर ड्रेन और यहाँ पर सोर्स होता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि इसको ड्रेन बोलते हैं, अगर ट्रांजिस्टर होगा तो उसको कलेक्टर बोलेंगे। यहाँ ट्रांजिस्टर का कलेक्टर होगा, ये मीटर होगा और ये बेस होगा। अगर मॉसफेट होगा तो ये ड्रेन होगा, ये सोर्स होगा और ये गेट होगा। गेट को फ्रीक्वेंसी देते हैं, सोर्स नेगेटिव लाइन में होता है। तो इसमें भी देखिएगा कि यहाँ पर जो सोर्स होता है वो नेगेटिव लाइन से जुड़ा होता है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस के द्वारा उसको जो है नेगेटिव सप्लाई देते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी जो जनरेटर स्टेज है, फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज में ही आपको जो है फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए, पूर्ण रूप से मजबूत करने के लिए आपका जो है यहाँ पर लगा होगा क्या चीज़, तो मॉसफेट लगा होगा या स्टीयर लगा या पावर ट्रांजिस्टर लगा, जो कि इसमें भी मॉड्यूल में लगा गया है। इसके बाद और देखेंगे क्या चीज़ कि फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज फ्रीक्वेंसी का निर्माण तभी करता है जब उसको काम करने के लिए वोल्टेज देते हैं, और इसको स्टार्ट करने के लिए जिस प्रकार से बाइक को सबसे पहले स्टार्ट करना होता है, किसी गाड़ी को अगर चलाना चाहते हैं, किसी वाहन को चलाना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले स्टार्ट करना होता है। तो फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज को स्टार्टिंग वोल्ट 300 वोल्ट के लाइन से ही 2 रेजिस्टेंस के द्वारा दिया जाता है, स्टार्टिंग वोल्ट। और स्टार्टिंग वोल्ट जब इसको देंगे तो फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज स्टार्ट हो जाता है, काम करना स्टार्ट कर देता है। और साथ ही साथ इसको निगेटिव भी देते हैं, फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज को स्टार्टिंग वोल्ट देंगे और निगेटिव देंगे। जब ये निगेटिव वोल्ट और स्टार्टिंग वोल्ट दिए तो ये जो फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज स्टार्ट हो जाता है, अपने काम करना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल करके मॉसफेट को देता है, मॉसफेट से निकाल करके एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को देता है, और प्राइमरी के दूसरे सिरे को वोल्टेज देते हैं, तो यहाँ विभिन्न मान का वोल्ट निकलना स्टार्ट हो जाता है। और इसको परमानेंट वोल्टेज तब जब स्टार्ट हो जाता है, जब एक बार काम करना स्टार्ट कर देता है, तो उसके बाद इसको परमानेंट वोल्टेज देने के लिए क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के हॉट एरिया के तरफ ही आपके 2 टर्मिनल और निकले होते हैं। जो एसएम ट्रांसफार्मर होता है, एसएम ट्रांसफार्मर के आप देखिएगा कि प्राइमरी की तरफ है, प्राइमरी के साइड में यानी कि हॉट एरिया के साइड में 4 टर्मिनल निकले होंगे। 2 टर्मिनल का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो एक टर्मिनल का प्रयोग 300 वोल्ट देने के लिए करते हैं, और एक टर्मिनल का प्रयोग फ्रीक्वेंसी देने के लिए करते हैं, सिग्नल देने के लिए करते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज में फ्रीक्वेंसी बनता है वो फ्रीक्वेंसी देने के लिए करते हैं। और 2 जो टर्मिनल होते हैं उसका प्रयोग जो है 18 वोल्ट प्राप्त करने के लिए करते हैं। जब यहाँ पर वोल्टेज जब फ्रीक्वेंसी देते हैं ना, तो यहाँ से 12 वोल्ट 18 वोल्ट, और ये भी सेकेंडरी है, ये तो सेकेंडरी है ही है। इधर से यहाँ से देखिएगा निगेटिव, और यहाँ से जो है 12 वोल्ट पॉजिटिव, यहाँ से 18 वोल्ट पॉजिटिव, और ये भी सेकेंडरी है। सेकेंडरी उसे बोलते हैं जहाँ से वोल्टेज निकले, अब प्राइमरी उसे बोलते हैं, इसको प्राइमरी बोलेंगे क्योंकि इसमें सिग्नल और वोल्टेज दे रहे हैं, जिसमें वोल्टेज सिग्नल देते हैं उसको प्राइमरी बोलते हैं, जबकि ये सेकेंडरी है। तो हॉट एरिया में भी सेकेंडरी सिरा बना होता है एसएम ट्रांसफार्मर में। तो ये कैसे समझेंगे कि यह सेकेंडरी है कि यह सेकेंडरी है, तो बहुत ही ईजी वे में आप पहचान सकते हैं। प्राइमरी में जो टर्मिनल होंगे उनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, दूरी ज़्यादा होगा, दोनों टर्मिनल के बीच दूरी ज़्यादा होता है। और जबकि सेकेंडरी जो आपका जो हॉट एरिया में जो सेकेंडरी का जो टर्मिनल होता है उसके बीच डिस्टेंस कम होगी, दूरी कम होगी। तो यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग क्या चीज़ है कि ये जो है देखिए ट्रांसफार्मर है। अब ट्रांसफार्मर में देख रहे हैं ना कि यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक टर्मिनल है, फिर एक टर्मिनल यहाँ है, 2 टर्मिनल एक यहाँ और एक यहाँ पर। तो जब यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ देखिएगा कि यह दोनों टर्मिनल के बीच दूरी ज़्यादा है, और जबकि यह दोनों टर्मिनल के बीच दूरी कम है। तो जहाँ दूरी ज़्यादा होगी ना, वो समझिए कि एक वोल्ट के लिए है, जहाँ 300 वोल्ट देंगे और एक को देंगे फ्रीक्वेंसी। और जहाँ दूरी कम होगी तो वो टर्मिनल का प्रयोग 18 वोल्ट लेने के लिए करते हैं। 18 वोल्ट ले करके और वही 18 वोल्ट एक डायोड के द्वारा डीसी में बदलने के बाद में फिल्टर कैपेसिटर के द्वारा आपको शुद्धिकरण करते हुए, फिल्टर कंडेंसर के द्वारा उसको फिल्टर करते हुए वही वोल्ट जो है फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज को देते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज फ्री में काम नहीं करेगा, इसको काम करने के लिए 18 वोल्ट की सप्लाई देनी होती है। जिस प्रकार से बाइक को सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लगा है। जो सपोज दैट मान के चलिए कि अगर ये बाइक है तो बाइक को पहले स्टार्ट करते हैं, 2 रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ वोल्टेज दिए, ये स्टार्ट हो गया। लेकिन बाइक को स्टार्ट करने के बाद भी बाइक जो है तभी चला सकते हैं जब उसके अंदर पेट्रोल दीजिएगा, डीजल दीजिएगा, उसके अंदर ईंधन देते हैं, तभी जो है वो बाइक काम करेगा। आपका कोई भी वाहन तभी काम करता है जब उसके अंदर ईंधन देते हैं, डीजल पेट्रोल भरेंगे तभी काम करेगा। तो स्टार्ट करने से नहीं होता है, फिर
फ्रीक्वेंसी जनरेटर को स्टार्टिंग के लिए क्या होता है कि 300 वोल्ट के लाइन से 2 रेजिस्टेंस के द्वारा स्टार्टिंग सप्लाई देते हैं, स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यह परमानेंट को इसको काम करने के लिए क्या किया जाता है कि सेकेंडरी से, क्योंकि जैसे ही जब यहाँ पर वोल्टेज दिए तो ये स्टार्ट हो गया, यहाँ से फ्रीक्वेंसी देना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से फ्रीक्वेंसी दिया, यहाँ से वोल्टेज दिया, विभिन्न मान का वोल्ट निकला। और अगर मान लीजिए अब यह वोल्टेज निकलना स्टार्ट हो गया तो यहाँ भी 18 वोल्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यही 18 वोल्ट निकल करके अब इसको परमानेंट जो है इस फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज को प्राप्त होगी। और फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज को जब परमानेंट 18 वोल्ट मिलेगी तो यह परमानेंट अब काम करना स्टार्ट कर दिया। और इस प्रकार से यहाँ से जो है फ्रीक्वेंसी और यहाँ वोल्टेज देते हैं तो विभिन्न मान का वोल्टेज निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो 18 वोल्ट कहाँ से आएगा? तो सेकेंडरी से। कौन सेकेंडरी से? तो हॉट एरिया में लगा हुआ सेकेंडरी, जिसकी डिस्टेंस कम होगी, वहाँ से निकलने वाला वोल्टेज डायोड के द्वारा, फिल्टर कैपेसिटर के द्वारा शुद्ध होते हुए, और यही वोल्टेज जो है फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज को देते हैं। तो ऐसा है कि ये भी आपको समझ में आ गई होगी और ये भी समझ में आ गया होगा कि इस टर्मिनल को कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी देते हैं और स्टार्टिंग के लिए क्यों प्रयोग में लाते हैं रेजिस्टेंस, इसको स्टार्ट करने के लिए, काम करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि इसके सेकेंडरी से आपका 18 वोल्ट तो भी आउट होगा जब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर वोल्टेज देंगे। तो और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो भी देगा जब ये काम करेगा। यह काम कब करेगा? जब यहाँ पर स्टार्टिंग वोल्ट देंगे। जब स्टार्टिंग वोल्ट देंगे तो यह काम करना स्टार्ट कर देता है। जब काम करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया और यहाँ पर AC to DC कन्वर्टर स्टेज से वोल्टेज दिए और यहाँ से तब 18 वोल्ट निकलेगा और यह परमानेंट वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज आपका काम करना शुरू कर देता है। और अगर वोल्टेज ज़्यादा और कम निकला तो इसकी सूचना ऐसे होते हुए फीडबैक स्टेज को दिया जाता है। और फीडबैक स्टेज से होते हुए यही सूचना जो है फीडबैक स्टेज में एक ऑटो कपलर लगा होता है। ऑटो कपलर से होते हुए वही सूचना जो है फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज को देते हैं कि वोल्टेज कम निकल रहा है कि ज़्यादा निकल रहा है। इसकी सूचना ऐसे होते हुए फीडबैक स्टेज से होते हुए, फीडबैक स्टेज में आपका जो है IC का प्रयोग किया जाता है, या IC नहीं लगा हो तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है या रेफरेंस डायोड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपका फीडबैक में ऑटो कपलर का प्रयोग किया जाता है और वो होते हुए वही जो है आपका सूचना चला जाता है फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज में। तो इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज में देखेंगे कि कुल मिलाकर के 5 कनेक्शन किया गया है। एक ग्राउंड का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जनरेटर तभी काम करेगा जब उसको नेगेटिव सप्लाई देंगे, तो यहाँ पर एक ग्राउंड का कनेक्शन किया गया है। एक कनेक्शन किया गया किसका? तो स्टार्टिंग वोल्ट का। एक कनेक्शन कहाँ किया गया है? तो फ्रीक्वेंसी देने के लिए। और एक कनेक्शन 18 वोल्ट का किया गया है और एक फीडबैक। अगर वोल्टेज ज़्यादा और कम निकला तो इसकी सूचना ऐसे होते हुए यहाँ पर देते हैं। तो आप देखेंगे कि इस मॉड्यूल में भी कुल 5 तार निकले होते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि इस मॉड्यूल से 5 तार निकले होंगे। कहाँ कहाँ के लिए निकले होते हैं 5 तार? तो एक तार स्टार्टिंग के लिए निकला होता है, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ पर जो है देना होता है। तो चूंकि ये खराब हो गया है, ये पूरे सेक्शन को आप खराब मान लेंगे अगर, तो वहाँ पर मॉड्यूल का प्रयोग करते हैं। ये पूरा सेक्शन से हमको कोई मतलब नहीं है, उसको उखाड़ कर फेंक दीजिए। इस सेक्शन से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब ये पूरे सेक्शन का काम ये आपका मॉड्यूल करेगा। तो मॉड्यूल में भी 5 कनेक्शन किया जाए, जैसे यहाँ समझे हम लोग फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज में 5 कनेक्शन किया जाता है, उसी प्रकार से जस्ट मॉड्यूल में भी 5 कनेक्शन किया जाता है। एक स्टार्टिंग का तार जोड़ते हैं, तो इसमें देखेंगे कि एक स्टार्टिंग का होगा। थोड़ा देर बाद हम समझेंगे कि किस प्रकार से स्टार्टिंग का होता है। तो एक तार स्टार्टिंग का हो जाता है। इसके बाद एक तार फीडबैक का होता है। अब देखेंगे कि एक तार स्टार्टिंग का होता है और एक तार फीडबैक का होता है। तो एक तार और निकाल देते हैं फीडबैक के लिए। 2 तार का हो गया। एक 18 वोल्ट के लिए तार निकला होता है, लाल रंग का तार होता है 18 वोल्ट का, तो 18 वोल्ट का तार निकाल दिए। तीसरा तार, और एक फ्रीक्वेंसी देने के लिए तार निकला होता है। तो ये देखिए पीला वाला जो तार है ना, ये फ्रीक्वेंसी आउट के लिए तार होता है। और एक ग्राउंड का तार होता है निगेटिव। तो कुल मिलाकर के 5 तार का कनेक्शन है। यहाँ पर जो हम लोग समझे तो पांचों का कनेक्शन ये करते हैं। कहाँ करेंगे? तो बहुत ही इजी वे में हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं। कहाँ कहाँ करेंगे? तो देखिए एक तार को, ये कैपेसिटर देख लीजिए, कैपेसिटर के पॉजिटिव सिरा पर जोड़ेंगे, यानी कि स्टार्टिंग के तार को कैपेसिटर के पॉजिटिव पर जोड़ना है। अब कहाँ कहाँ खोजते रहिएगा? 300 वोल्ट का लाइन है तो बहुत ही आसान है 300 वोल्ट की पहचान करना, कि जो सबसे बड़ा जो कैपेसिटर होता है उस कैपेसिटर के पॉजिटिव सिरा को 300 वोल्ट का लाइन मानेंगे और पॉजिटिव पर जो है कैपेसिटर के पॉजिटिव सिरा पर कौन तार जोड़ेंगे? तो इस मॉड्यूल का जो स्टार्टिंग जो तार होगा उस तार को कनेक्शन करते हैं। तो इस मॉड्यूल का स्टार्टिंग तार जो होता है ना, वो जो है ग्रीन होता है। थोड़ा देर बाद हम जो है इसके बारे में भी जो है हम लोग समझेंगे। तो एक तार का कनेक्शन यहाँ कर देंगे। अब देखिएगा कि मॉड्यूल को काम करने के लिए नेगेटिव सप्लाई देते हैं, जिसके लिए काला तार निकला होता है। तो नेगेटिव लाइन की पहचान कैसे करेंगे? तो जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है उसके नेगेटिव सिरा पर एक तार जोड़ देंगे, यानी कि स्टार्टिंग का तार यहां जोड़ देंगे
और इस फ्रीक्वेंसी जनरेटर को भी निगेटिव देते हैं। तो निगेटिव की तार कहाँ जोड़ने हैं, तो मेन फिल्टर कैपेसिटर के निगेटिव सिरा पर निगेटिव की तार जोड़ दिए, 2 तार का कनेक्शन खत्म हो गया। इसके बाद अब क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी इसके अंदर बंद करके और आउट होगा। तो ये तो खराब हो गया है, उसके जब कोई मॉड्यूल लगाते हैं तो मॉड्यूल का जो पीला वाला तार है ना, यही फ्रीक्वेंसी आउट करता है, येलो तार, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी आउट होता है। तो ये कहाँ जोड़ेंगे, तो यहाँ जो मॉसफेट जो आपको लगा होगा पावर सप्लाई में, फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज में जो मॉसफेट लगा होगा उसको निकाल दीजिए, क्योंकि वो अगर वो खराब हो गया होगा, शॉर्ट हो गया होगा, तो उस स्थिति में मॉड्यूल लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। तो इसको निकाल देना है और यहीं जोड़ना है। कहाँ जोड़ना है, तो आपको जोड़ देना है। अगर यहाँ नहीं जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ सकते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं। लेकिन इस लाइन को डिस्कनेक्ट करने के बाद जो 300 वोल्ट का लाइन है, तो 300 वोल्ट की लाइन को तो हम लोग पहचान पहले जान गए हैं, और 300 वोल्ट का लाइन से जो दूसरा जो टर्मिनल होगा उसी पर हमको जो है किसका तार को जोड़ना है, तो इसके जो है पीला वाले तार को जोड़ना है, क्योंकि यहाँ से ये जो है फ्रीक्वेंसी बना करके और इसको अपने पीले वाले तार से बाहर निकालता है, आउट करता है। तो एक टर्मिनल को यहाँ जोड़ देंगे, मॉसफेट को निकाल देंगे बाहर, या पावर ट्रांजिस्टर लगा हो STR हो तो उसको निकाल करके, और यहाँ पर एक तार यहाँ जोड़ दिए, एक तार यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दिए। हरा तार स्टार्टिंग का हरा तार, इसका तार हरा तार स्टार्टिंग होता है, और पीला जो है आपका फ्रीक्वेंसी के लिए तार होता है, और काला किसका तार होता है, तो काला जो तार होता है वो जो है आपका ग्राउंड का होता है। तो ये ग्राउंड का यहाँ जोड़ देंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 18 वोल्ट देने के लिए इसके में लाल तार निकला होता है, तो एक यहाँ जोड़ देंगे तार यहाँ पर, या जो मिल्क की जो कैपेसिटर लगा होगा ना, कैपेसिटर के पॉजिटिव सिरा पर आप जो है एक तार का कनेक्शन कर सकते हैं। कैसे समझेंगे कि यही 18 वोल्ट का लाइन है, तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले समझे कि ट्रांसफार्मर पे हॉट जो प्राइमरी साइड में 4 सिरे निकले होंगे, 2 के बीच में दूरी ज़्यादा होती है और 2 के बीच में दूरी कम होगी। जो 2 के बीच में दूरी कम होगी तो उसमें एक जो है टर्मिनल निगेटिव लाइन से जुड़ा होगा, ग्राउंड से डायरेक्ट जो है कनेक्ट होगा, और दूसरे सिरे पर एक डायोड लगा होता है। डायोड आपका इस तरह का भी लगा हो सकता है, डायोड देखेंगे कि आपको इस तरीके का भी लगा हो सकता है, लेकिन एलईडी के पावर सप्लाई में देखेंगे कि डायोड आमतौर पर इस प्रकार का लगा होता है, ऐसा लगा होता है, जिसको एसएमडी डायोड बोलते हैं। एसएमडी डायोड किस प्रकार का होगा, तो आप देखिएगा कि लगभग इस प्रकार का एसएमडी डायोड जो है बना होता है ऐसा, और डायोड के एक तरफ रंग की धारी बनी होती है ऐसे, इस प्रकार का एसएमडी डायोड होगा आपका। यहाँ पर एसी वोल्ट देंगे, और एसी जो देंगे तो यहाँ से हमको जो है डीसी वोल्ट प्राप्त होगी, जो यहाँ एसी देंगे वो डीसी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार के यहाँ पर डायोड लगा है, डायोड के पास में देखेंगे कि यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा फिल्टर करने के लिए, तो यहीं हमको कनेक्शन करना होगा। फीडबैक का तार उजला होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज में फीडबैक को भी देते हैं। तो फीडबैक के लिए कहाँ जोड़ना है, तो देखिएगा कि एक ऑटो कपलर लगा होता है पावर सप्लाई में, किसी भी एसएमपीएस पावर सप्लाई में फीडबैक के रूप में ऑटो कपलर का प्रयोग किया। देखिएगा कि यहाँ पर ऑटो कपलर का प्रयोग किया गया है, और ऑटो कपलर में आप देखेंगे कि एक तरफ एक बिंदु बना होता है, एक पॉइंट बना होता है। जहाँ पॉइंट बना होता है वहाँ से पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है, उसके पिन नंबर 1, 2, 3, 4 कुल मिलाकर के इस ऑटो कपलर में 4 टर्मिनल बने होते हैं, 4 सिरे बने होते हैं। जहाँ पर बिंदु बना होता है उसको 1 नंबर मानेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और ये 4 टर्मिनल बने हुए हैं। तो ऑटो कपलर का 3 नंबर टर्मिनल है ग्राउंड से कनेक्ट होना चाहिए। जब कभी भी मॉड्यूल लगाएंगे ना तो 3 नंबर सिरे को ग्राउंड से कनेक्ट होना चाहिए। इसको चेक करना होता है कि ग्राउंड से कनेक्ट है कि नहीं 3 नंबर। तो यहाँ देखेंगे कि मॉड्यूल लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पर ऑटो कपलर लगा हुआ है। ऑटो कपलर का 3 नंबर टर्मिनल है को ग्राउंड से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा तो आप मॉड्यूल लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा मॉड्यूल, तो इसको ग्राउंड से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ जो है इसको थोड़ा सा जो है हम लोग मल्टीमीटर से चेक करते हैं। मीटर के तार को हॉट एरिया में फिट करेंगे। कहाँ, तो ये देखिए ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर में देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पर नेगेटिव का चिन्ह बना हुआ है, ये नेगेटिव है। तो अब जो है मल्टीमीटर के एक तार को इस कैपेसिटर के नेगेटिव सिरा पर रख देंगे, यानी कि एक यहाँ रखेंगे और एक जब हम लोग ऑटो कपलर पर रखेंगे ना तब कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, क्योंकि ये भी ग्राउंड से कनेक्ट है, ये भी ग्राउंड से कनेक्ट है। तो यहाँ जब चेक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर एक जो है ग्राउंड में रख दिए, ये कैपेसिटर के नेगेटिव सिरा पर रख दिए, और रखने के बाद अब यहाँ चेक कर रहे हैं इसके टर्मिनल नंबर किस पर, तो 3 पर। अब टर्मिनल नंबर 3 पर इसको चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी शो कर रहा है, इस सिरा से इसको कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी शो कर दें तो समझिए कि 3 नंबर टर्मिनल जो है ग्राउंड से कनेक्ट है। और फीडबैक के लिए क्या करते हैं कि इसमें जो है वाइट जो तार होता है, जो उजला तार होता है, वो फीडबैक का तार होता है, और फीडबैक के तार को लेकर के कहाँ जोड़ेंगे, तो फीडबैक के तार को लेकर के सीधे इसका टर्मिनल नंबर 4 पर जोड़ देंगे।
क्योंकि यही से फीडबैक कैसे होते हुए यहाँ देते हैं। तो इसके 4 नंबर टर्मिनल पर फीडबैक तार जोड़ देंगे, इस प्रकार से कनेक्शन खत्म हो जाएगा मॉड्यूल का। इस प्रकार से सर्किट डायग्राम में हम लोग समझे कि किस प्रकार से इसका कनेक्शन करते हैं। अब रह गया कि किन परिस्थितियों में मॉड्यूल काम नहीं करेगा। तो अगर 300 वोल्ट अगर यहाँ पर प्राप्त नहीं हो तो उस स्थिति में मॉड्यूल प्रयोग में लाएंगे तो काम नहीं करेगा। नंबर 2 कि आपका जो फीडबैक लाइन है इसका ऑटो कपलर का 4 नंबर टर्मिनल जो है वो फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज से जुड़ा होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज में अगर शॉर्टिंग होगी तो उस स्थिति में ऑटो कपलर का 4 नंबर टर्मिनल में भी शॉर्टिंग प्राप्त होगी। और आप अगर मॉड्यूल प्रयोग में लाएंगे, क्योंकि मॉड्यूल का जो आपका जो ये वाला जो टर्मिनल है व्हाइट वाला, वो जो है हम लोग कहाँ जोड़ते हैं, तो इसके 4 नंबर पर जोड़ते हैं। तो अगर इस लाइन में शॉर्टिंग होगी तो उस स्थिति में आप कनेक्शन कर भी देंगे, मॉड्यूल लगा भी देंगे, तो अभी आपका मॉड्यूल काम नहीं करेगा। तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि इस लाइन को डिस्कनेक्ट कर देंगे या इसमें लगे हुए कंपोनेंट को निकाल देंगे। अगर मान लीजिए मॉड्यूल लगाए और काम नहीं किया तो इसमें लगे हुए सारे कंपोनेंट को निकाल करके फेंक देंगे। यहाँ पर जो कंपोनेंट लगे हुए दिखेंगे कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जनरेशन के लिए कंपोनेंट लगे हुए, इसको जो है निकाल देंगे। क्योंकि अगर ये शॉर्ट कर जाएंगे तो ऑटो कपलर का 4 नंबर टर्मिनल का आपका जो वोल्टेज जो होगा वो भी आपका शॉर्ट कर जाएगा। और उस स्थिति में अगर मॉड्यूल को प्रयोग करेंगे तो मॉड्यूल को सही रूप से फीडबैक प्राप्त नहीं होगी। तो उस स्थिति में नॉर्मल सप्लाई भी आपका पावर सप्लाई से निकल सकता है, यह मॉड्यूल काम नहीं करेगा। इसके अलावे जो यहाँ जो है हम लोग जो तार जोड़ते हैं फ्रीक्वेंसी देने के लिए, तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि इसको हम लोग को निकाल देना है। अगर इसको लगा लगाया आपको नहीं यूज करना है, अगर लगा लगा यूज कीजिएगा तो वो आपका मॉड्यूल काम नहीं करेगा, तो इसको निकाल कर हटा देना है। अगर नहीं हटाना चाहते हैं तो इस लाइन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। और डिस्कनेक्ट करने के बाद में इधर जो है मॉड्यूल का जो है आपको जो फ्रीक्वेंसी जो आउट होता है जो पीला तार से, तो उसमें यहाँ पर कनेक्शन जो है हम लोग करेंगे। तो आइए इस STR के बारे में जानेंगे। अब जानते हैं STR के बारे में। तो देखिएगा कि STR के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर STR में ये STR है, ये STR जो है आपका DMO 465R STR है। तो STR में देखिएगा कि कुल मिलाकर के 6 पिन बने होते हैं। तो इसमें गिनेंगे तो यहाँ से पिन नंबर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ से इस DMO 465 STR जो है इसमें देखिएगा कि यहाँ से पिन नंबर 1 लिखे हुए भाग को सामने है और ले को नीचे करेंगे तो यह पिन नंबर 1, इसके बाद यह 2, आगे वाला 2, फिर पीछे वाला 3, फिर इसके बाद 4, फिर 5 और 6, कुल मिलाकर के इसमें 6 पिन बने हुए हैं। लेकिन मॉड्यूल से कुल मिलाकर के 5 ही तार का कनेक्शन निकलता है। तो यहाँ हम लोग देखना ये है कि जो यहाँ पर जो 6 जो टर्मिनल निकले हुए हैं, 6 सिरे निकले हुए हैं, तो इसमें कौन सा जो है टर्मिनल का क्या काम होता है उसके बारे में समझ लें। पहला ड्रेन होता है। ड्रेन का मतलब है कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी आउट होगी 1 नंबर टर्मिनल से। तो 1 नंबर देखिएगा ना कि 1 नंबर टर्मिनल ऐसे होते हुए, इसको ऐसे होते हुए थोड़ा सा जूमिंग को बढ़ाते हुए हम लोग जो है देखेंगे। तो देखिए यहाँ देखेंगे कि यह जो 1 नंबर टर्मिनल है, 1 नंबर टर्मिनल ऐसे होते हुए यहाँ आया है और यह ड्रेन का होता है। ड्रेन का यहीं से जो है फ्रीक्वेंसी आउट होता है, फ्रीक्वेंसी निकलता है। और हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो निकलता है वो फ्रीक्वेंसी निकल करके ऐसे होते हुए इधर देते हैं। इसके बाद अब हो गया कि इसका 2 नंबर जो आपका जो पिन होता है STR का, वो आपका ग्राउंड होता है, निगेटिव सप्लाई देना होता है। तो निगेटिव सप्लाई कहाँ से देंगे? तो हम लोग जानते हैं कि जो मेन फिल्टर जो कैपेसिटर होता है, जो बड़ा वाला जो कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर के नेगेटिव सिरा को में जोड़ते हैं इसको, तो इसको जोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे कि 3 नंबर सिरा VCC होता है, इसको 18 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। इसको कितनी वोल्ट की सप्लाई देते हैं? तो 18 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। यहाँ पर जो है 18 वोल्ट की हमको सप्लाई देनी होती है। और अभी थोड़ा देर पहले समझें कि जो हमारा जो सर्किट डायग्राम में है कि यह जो है 18 वोल्ट का लाइन है और यहाँ से 18 वोल्ट के लिए तार जोड़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद फीडबैक, तो ये देखिए पीला जो है ड्रेन है जहाँ से फ्रीक्वेंसी आउट होगा, काला ग्राउंड हो गया, लाल 18 वोल्ट के लिए हो गया और ये उजला जो है फीडबैक के लिए होता है। फीडबैक के तार को कहाँ जोड़ना होता है? तो जो ऑटो कपलर होता है, तो ऑटो कपलर के 4 नंबर टर्मिनल पर क्या करते हैं? तो जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑटो कपलर है इसके 4 नंबर टर्मिनल पर क्या करते हैं? तो कनेक्शन करते हैं यहाँ पर। तो इसका जो है फीडबैक 4, तो ये देखिएगा कि ये जो है ना
ये व्हाइट वाला इसके 4 नंबर टर्मिनल जुड़ा होता है, 5 नंबर खाली होता है, इसका कनेक्शन नहीं होता है, एनसी होता है, और 6 नंबर स्टार्टिंग होता है, जहाँ पर इसको कहाँ जोड़ते हैं इस तार को, ये स्टार्टिंग का तार है हरा वाला, स्टार्टिंग के तार को 2 रजिस्टेंस के द्वारा, देखिएगा कि 2 रजिस्टेंस इसमें भी लगा हुआ है, क्योंकि इसको 300 वोल्ट के लाइन में जोड़ना है, तो 300 वोल्ट के लाइन में जब जोड़ेंगे तो यहाँ से एक रजिस्टेंस लगा हुआ है 47 किलो ओम का एक रजिस्टेंस के द्वारा, फिर एक 47 किलो ओम का रजिस्टेंस को 2 रजिस्टेंस के द्वारा ये जो चला गया कहाँ पर, तो आईसी इस STR के पिन नंबर 6 पर। इस प्रकार से STR में ये स्टार्टिंग का तार हो गया, 6 5 खाली होता है, इसके बाद 4 फीडबैक का तार हो गया, ये देखिएगा कि इसका कनेक्शन 4 में जाता है। इसके बाद 3 नंबर, ये लाल वाला जो है 3 नंबर है, और 3 नंबर कहाँ जाता है, तो 18 वोल्ट की लाइन में जोड़ते हैं। 18 वोल्ट की लाइन के कैसे पहचानेंगे, तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले समझे कि किस प्रकार से 18 वोल्ट की पहचान करते हैं। और इसके बाद यह जो है तार जो है ये ग्राउंड का है, जो कि मेन फिल्टर कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर जोड़ेंगे, और ये जो है सिग्नल आउट करने वाला पिन है, जहाँ से फ्रीक्वेंसी आउट होता है, और इसको लेकर के हम लोग कहाँ जोड़ना होता है, तो ड्रेन पर कनेक्शन करेंगे, यानी कि ड्रेन का जो टर्मिनल होता है वहाँ उसको जोड़ देंगे, या ड्रेन पर नहीं जोड़ना चाहते हैं तो इस टर्मिनल को काट करके इस ट्रांसफार्मर के सिरे पर हम लोग जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग बहुत ही ईजी वे में जो है इसका कनेक्शन जो है किसी भी पावर सप्लाई में कर सकते हैं।